भारत का चंद्रयान 3 जो इस वक्त बहुत सी मुसीबतों में फंस चुका है। भारत के साथ रशिया, अमेरिका और यूरोपियन स्पेस एजेंसीज ने अपनी ट्रैकिंग डिवाइसेस को क्यों एक्टिवेट किया और आखिर चांद की तरफ जाने वाले गैलेक्टिक हाई पर सफर करना इतना मुश्किल क्यों बन चुका है, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारी वीडियोस को लाइक एंड शेयर जरूर करें। भारत का चंद्रयान 3 स्पेस में इस वक्त अपना रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ISRO के साइंटिस्ट के मुताबिक चंद्रयान 3 अपने इस सफर में पूरी कामयाबी के साथ सही पाथ पर आगे बढ़ रहा है। लेकिन चंद्रयान से जुड़ी ऐसी कौन सी मुसीबतें हैं जिनके बारे में ISRO पूरी दुनिया से छुपा रहा है, और आखिर क्यों ISRO इस मिशन में आने वाली परेशानियों को दुनिया के सामने नहीं ला रहा। इस वक्त चंद्रयान 3 40,400 किलोमीटर की स्पीड से स्पेस में आगे बढ़ रहा है। स्टार्टिंग में इसने हमारी जमीन के गिर्द अपने 5 ऑर्बिट्स को कंप्लीट किया है। अपने इन ऑर्बिट्स में ये हमारी जमीन की ग्रेविटी से निकल रहा था और फाइनली 1 अगस्त को ISRO ने बहुत बड़ी खबर देते हुए ये बताया कि उन्होंने चंद्रयान 3 के इंजन को एक बार फिर से फायर कर दिया है। इसके साथ ISRO ने ट्रांस लूनर इंजेक्शन प्रोसेस को कामयाबी से अंजाम दिया है। दरअसल चंद्रयान मिशन का ये प्रोसेस बहुत ज्यादा मुश्किल था क्योंकि इसमें इंजन को कम या फिर ज्यादा वक्त के लिए फायर किया जाता तो हमारी जमीन की ग्रेविटी इस पर हावी हो सकती थी, जिसकी वजह से ये स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंधेरों में चला जाता और अगर ये स्पेसक्राफ्ट किसी गलत ऑर्बिट में चला जाता तो इसे वापस सही करने में बहुत वक्त और बहुत फ्यूल जाया होता। ऐसे में अगर ईंधन कम हो जाए तो ISRO चाहकर भी चंद्रयान को चांद पर नहीं भेज सकती। लेकिन ISRO के साइंटिस्ट ने बड़ी कोशिश के साथ इस प्रोसेस को मुकम्मल करके चंद्रयान 3 को लूनर ट्रांसफर ट्रैजेक्टरी में भेज दिया है। चांद पर जाने वाले इस लंबे हाईवे पर चंद्रयान अगले कुछ दिनों के लिए सफर करने वाला है। लेकिन इसी दौरान चंद्रयान 3 की बहुत बड़ी खबर सामने आई है क्योंकि अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने स्पेस में मौजूद अपने नेटवर्क के जरिए इसे घेरे में ले लिया है। दूसरी तरफ फ्रांस की स्पेस एजेंसी भी चंद्रयान पर अपनी नजरें टिकाए हुए है और बेंगलोर में बैठी ISRO की टीम भी चंद्रयान पर अपनी नजर रखने के साथ साथ स्पेस में अपनी नजर रख रही है क्योंकि अब चांद के इस सफर में बहुत भयानक मुसीबतें चंद्रयान 3 का इंतजार कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के स्पेस एजेंसीज की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। इस वक्त हमें जितना आसान ये मिशन लग रहा है, असल में ये दिन ब दिन उतना ही मुश्किल होता जा रहा है। आइए अब इन मुसीबतों के बारे में जानते हैं जिसने ISRO के साइंटिस्ट की नींदें उड़ा दी हैं और वो किस तरह इन मुसीबतों का सामना करते हुए चंद्रयान 3 को चांद पर पहुंचा पाएंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि इस वक्त चंद्रयान 3 चांद की 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये डिस्टेंस तो बिल्कुल सीधा है, जबकि चंद्रयान 3 जमीन के गिर्द एलिप्टिकल ऑर्बिट करते हुए चांद की तरफ पहुंचेगा। इसके बाद ये चांद के गिर्द भी एलिप्टिकल ऑर्बिट करेगा, जिसकी वजह से चंद्रयान अपने इस मिशन में बहुत ज्यादा सफर तय करने वाला है। अब ऐसे में इस लंबे सफर में इस मिशन का टाइम टेबल खराब हुआ या फिर गलत टर्न की वजह से इसका ईंधन खत्म हो गया तो ये मिशन बुरी तरह फेल हो सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस मिशन से जुड़ी दूसरी सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि चांद की तरफ जाने वाले लंबे गैलेक्टिक हाईवे पर चंद्रयान 3 किसी भी एस्ट्रॉइड या फिर स्पेस डेब्रिस से टकरा सकता है। पिछले कुछ सालों से कम्युनिकेशन, इंटरनेट और कई दूसरे एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमने स्पेस में हजारों सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है, जिसकी वजह से जमीन के चारों तरफ सैटेलाइट का एक ऐसा जाल बन चुका है कि इनसे बचकर निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस वक्त स्पेस में तकरीबन 8,200 सैटेलाइट्स मौजूद हैं, जिसमें से 4,800
सैटेलाइट्स एक्टिव हैं, जबकि 3,400 से भी ज्यादा सैटेलाइट्स अनएक्टिव हैं। ये सैटेलाइट्स मुसलसल हमारी जमीन को ऑर्बिट कर रही हैं। इसके अलावा जब भी हम किसी स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजते हैं या फिर इसे वापस जमीन पर लेकर आते हैं, तो उस स्पेसक्राफ्ट के कुछ पार्ट्स हमें उसी जगह पर छोड़ने पड़ते हैं जो स्पेस में इधर उधर बिखरते रहते हैं। अब ऐसे में इन स्पेस डेब्रिस से बचना बहुत ही मुश्किल टास्क है। स्पेस में चंद्रयान 3 को बहुत कम टेम्परेचर यानी के -100 डिग्री से लेकर +100 डिग्री सेल्सियस से गुजरना पड़ रहा है। इसके अलावा आप ये भी जान लें कि स्पेस में बहुत ज्यादा एस्ट्रॉइड्स मौजूद हैं जो ऑर्बिट में घूमते रहते हैं, लेकिन कई बार ये एस्ट्रॉइड्स अपना ऑर्बिट छोड़कर बहुत तेजी से हमारी जमीन के साथ टकरा जाते हैं। हालांकि कई बार हमारी जमीन की मैग्नेटिक फील्ड इन्हें दूर धकेल देती है और अगर ये हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर हो भी जाए तो ये जल के राख हो जाते हैं। लेकिन हमारी जमीन की ग्रेविटी से बाहर चंद्रयान 3 की हिफाजत के लिए कुछ भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से चंद्रयान के इस सफर में ये एस्ट्रॉइड्स बहुत मुश्किल क्रिएट कर रहे हैं। दूसरी तरफ स्पेस डस्ट चंद्रयान के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं है, क्योंकि अगर ये आपस में कोलाइड हो गए तो स्पेसक्राफ्ट के बहुत ज्यादा सेंसर्स खराब हो सकते हैं। यहाँ पर आप ये सोच रहे होंगे कि क्या ISRO ने इन तमाम मुसीबतों के बारे में पहले नहीं सोचा? तो मैं आपको बता दूं, स्पेस की इन मुसीबतों से बचने के लिए ISRO ने कई चीजें प्लान कर रखी हैं, जैसे कि स्पेस सैटेलाइट्स और एस्टेरॉइड्स की मुकम्मल कैलकुलेशन करके चंद्रयान 3 की लॉन्च डेट, मिशन रूट और इसकी स्पीड को उसी हिसाब से सेट किया है और इसका सामना किसी भी एस्ट्रॉइड से ना हो। और इसके साथ ही चंद्रयान 3 की बॉडी भी इतनी मजबूत मटेरियल से बनाई गई है कि अगर इसकी टक्कर ऐसी किसी भी चीज से हो जाए तो इसे ज्यादा नुकसान ना हो। और स्पेस डस्ट से बचने के लिए इसके तमाम इंस्ट्रूमेंट्स कवर हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आने वाले कुछ दिनों में चंद्रयान हमारी जमीन से दूर जाने के बाद चांद की ग्रेविटी में पहुंच गया तो सब ठीक हो जाएगा, तो ये बात आप जान लें कि चांद पर मौजूद पहले से ही कई मुसीबतें चंद्रयान 3 का इंतजार कर रही हैं, जिनके बारे में सोचकर साइंटिस्ट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, चांद की सतह पर छोटे बड़े एस्ट्रॉइड्स की बारिश हो रही है। ये एस्ट्रॉइड्स हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर होते ही जलकर राख बन जाते हैं, जबकि चांद का एटमॉस्फेयर बहुत ज्यादा पतला है, यहाँ तक कि इसकी ग्रेविटी भी जमीन के मुकाबले में ना होने के बराबर है। अब ऐसे में चांद पर एस्ट्रॉइड्स बहुत तेजी से गिर रहे हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट्स के मुताबिक चांद पर 20 किलोमीटर पर सेकंड से लेकर 72 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से एस्ट्रॉइड टकराते हैं, जिसकी वजह से चांद पर बहुत ज्यादा तबाही मचती हुई दिखाई दे रही है। इसी वजह से पिछले करोड़ सालों से चांद की सतह के गड्ढे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते जा रहे हैं। इस टकराव से बहुत ज्यादा धूल भी पैदा होती है, जो स्पेसक्राफ्ट के कैमरा और लेजर इंस्ट्रूमेंट्स को धुंधला कर देती है। हालांकि ISRO के साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा स्टडी करके ये पता लगाया है कि 23 अगस्त को चांद का विक्रम लैंडर जिस जगह पर लैंड करेगा वहाँ एस्ट्रॉइड्स की बारिश नहीं होगी। अगर फिर भी ऐसा हुआ तो इन्हें बहुत जल्द अपनी लैंडिंग साइट चेंज करनी पड़ेगी। इसी वजह से ISRO दूसरी स्पेस एजेंसीज की ट्रैकिंग डिवाइस की हेल्प ले रहा है। ये बात आप जान लें कि ISRO के चीफ ने एक इंटरव्यू में कहा कि चांद पर लैंडिंग के लास्ट 15 मिनट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाले हैं। पिछली बार चंद्रयान 2 मिशन इन्हीं लास्ट 15 मिनट्स में फेल हुआ था। दरअसल लैंडिंग के दौरान विक्रम लैंडर की रफ्तार 8000 किलोमीटर पर आवर से कम करके 7.2 किलोमीटर पर आवर करनी होगी। इसके लिए साइंटिस्ट को लैंडर के साथ मुसलसल राब्ते में रहना होगा। साइंटिस्ट ये उम्मीद कर रहे हैं कि इस वक्त चांद पर एस्ट्रॉइड की बारिश ना हो, ताकि इन एस्ट्रॉइड्स की टक्कर से उड़ने वाली धूल इसके कैमरे को धुंधला न कर दे और इसके सेंसर्स को भी कोई नुकसान न पहुंचाए। चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर पिछले लैंडर से ज्यादा पावरफुल और एडवांस है। चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर भी पिछले 4 सालों से मुसलसल ऑर्बिट कर रहा है। इसके जरिए कैप्चर की गई इमेजेस की वजह से ISRO के साइंटिस्ट चंद्रयान 3 की लैंडिंग साइट सिलेक्ट कर पाए हैं।
चंद्रयान 3 का इंटीग्रेटेड मॉड्यूल भी जब चांद की ग्रेविटी में एंटर होगा, उस वक्त चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर इसकी तरफ अपने कैमरों को ऑन कर देगा ताकि ISRO को इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन हासिल हो और कामयाब लैंडिंग के साथ ये मिशन भी कामयाब हो जाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताइए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।